केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया तो कांग्रेस ने उम्मीद के मुताबिक इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेसी विरोध के गुब्बारे में उसी पार्टी के नेता ने पिन मार दी। फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेसी नेता खुशबू सुंदर ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया और साफ कहा है कि मेरा स्टैंड पार्टी से अलग है। मैं रोबोट या कठपुतली तो हूं नहीं कि हर बात पर सिर हिलाने के अलावा कुछ न करूं। खुशबू ने कहा कि हम अपने नेता से हर बात पर सहमत नहीं हो सकते। बतौर नागरिक मेरी अपनी राय है, अपनी राय तो हम रख ही सकते हैं। खुशबू सुंदर ने ट्वीट कर कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 पर मेरा स्टैंड मेरी पार्टी से अलग है और मैं इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगती हूं। लेकिन मैं कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने के बजाय तथ्यों पर बात करती हूं। अपने नेता से हम हर चीज पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बतौर नागरिक बहादुरी से अपनी राय या विचार रखते हैं। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, राजनीति महज शोर मचाने के लिए नहीं है, इसके बारे में मिलकर साथ काम करना है। बीजेपी और प्रधानमंत्री कार्यालय को इसे समझना होगा। बतौर विपक्ष हम इस पर विस्तार से देखेंगे और खामियों को इंगित करेंगे। भारत सरकार को नई शिक्षा नीति से जुड़ी खामियों को लेकर हर किसी को विश्वास में लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति के बारे में अपने एक अन्य ट्वीट में खुशबू सुंदर ने कहा कि मैं सकारात्मक पहलुओं को देखना पसंद करती हूं और नकारात्मक चीजों पर काम करती हूं। हमें समस्याओं के समाधान की पेशकश करनी है, न कि केवल आवाजें बुलंद करनी हैं। विपक्ष का मतलब देश के भविष्य के लिए काम करना भी है। खुशबू सुंदर ने ये भी कहा कि संघ से जुड़े लोग रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आनंदित नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी में नहीं जा रही हूँ। मेरी राय पार्टी से अलग हो सकती है, लेकिन मैं खुद की सोच के साथ एक व्यक्ति हूँ। हाँ, नई शिक्षा नीति में कुछ जगहों पर खामियां हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम सकारात्मकता के साथ बदलाव को देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार वह तारीख आ गई जब प्रियंका वाड्रा ने लोधी एस्टेट वाला सरकारी बंगला खाली कर ही दिया। प्रियंका वाड्रा ने बहुत आसानी से बंगला खाली किया, ऐसा नहीं है। बंगला खाली करने से पहले प्रियंका वाड्रा ने अधिकारियों को अपने साथ ले जाकर एक एक चीज की जांच करवाई और कहा कि देख लो, बाद में कोई गड़बड़ ना हो। असल में ये सब प्रियंका वाड्रा ने इसलिए कहा कि बाद में उन पर टोटी चोर होने का आरोप न लग जाए, जैसा आरोप अखिलेश यादव पर लगा। अखिलेश यादव ने जब बंगला खाली किया था तो उसमें बहुत तोड़फोड़ की गई थी और नलों से टोटियां तक निकाल ली गई थीं। अखिलेश पर टोटी चोर होने का आरोप लगा। अखिलेश सफाई देते रहे, लेकिन बात बनी नहीं। इसलिए प्रियंका वाड्रा ने बंगले का न सिर्फ मुआयना करवाया बल्कि उसका वीडियो भी बनवाया। लेकिन ये भी प्रियंका वाड्रा की सियासत का एक हिस्सा ही था, क्योंकि जिस दिन से प्रियंका वाड्रा को बंगला खाली करने का नोटिस मिला, कांग्रेसी सियासत उसी दिन से शुरू हो गई। पहले तो रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस की छाती पीटो गैंग सामने आई, हाय तौबा मचाया। उसके बाद पर्दे के पीछे से सरकार तक ये पैरवी करवाई गई कि कुछ मोहलत तो दे दी जाए। हालांकि पीएम मोदी ने दरियादिली दिखाते हुए मोहलत तो दे दी, लेकिन बात बाहर निकल गई। लोग जान गए तो प्रियंका वाड्रा ने फिर पलटी मारी कि नहीं जी, वो तो बंगला खाली करने जा रही हैं। इस बीच लखनऊ, बनारस, दिल्ली, गुरुग्राम, हर कहीं उनके शिफ्ट होने की खबरें लगातार उड़ाई गईं। आखिर में जब कोई बात नहीं बनी तो बीजेपी के जिस अनिल बलूनी को ये बंगला अलॉट किया गया है, प्रियंका ने उन्हें चाय पर आने का न्योता दे डाला। अनिल बलूनी प्रियंका वाड्रा की इस सियासी चाल को भांप गए और बदले में उन्हें ही निमंत्रण भिजवा दिया कि उनके शिफ्ट होने के बाद वे डिनर पर आएं और पहाड़ी पकवानों का आनंद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को इस बात का दर्द गहरा है कि कोरोना से लेकर चीन तक और कश्मीर से लेकर अर्थव्यवस्था तक कोई भी देश में उनका ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता राहुल गांधी की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। राहुल गांधी के इस दर्द का एहसास उनके करीबी नेताओं को भी है,
जो पार्टी में बड़े पुराने नेताओं के सामने असहज महसूस करते हैं। लेकिन हर बार की तरह वे नेता चुप नहीं बैठे। इसलिए जैसे ही सोनिया गांधी ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई, मौका मिला और राहुल गांधी गैंग के नेता चढ़ दौड़े। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी की मौजूदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब नेता आपस में लड़ते हुए पाए गए हों। लेकिन बैठक का नजारा ही कुछ और था। सोनिया गांधी के करीबी सीनियर नेताओं पर एक के बाद एक हमले होते रहे और सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम तक सब कुछ सुनते रहे और देखते रहे। माना जा रहा है कि बैठक में हुए विवाद के बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ही बो दिए गए थे, जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने पार्टी के बड़े नेताओं पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए थे। राहुल और प्रियंका को यहां तक कहना पड़ा कि कोई आगे बढ़कर साथ नहीं देता। मतलब ये था कि राहुल और प्रियंका जो कहें बाकी सब उसे फॉलो करें। सबसे पहले उनके निशाने पर कपिल सिब्बल आए, जो आत्मनिरीक्षण का ज्ञान बांट रहे थे। सिब्बल ने जैसे ही आत्मनिरीक्षण की बात कही, राहुल के खासम खास राजीव सावंत सिब्बल का विरोध करने लगे। बैठक में शामिल एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी के पूरी ताकत झोंकने के बाद भी ये हो रहा है। पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन कमजोर है। कपिल सिब्बल ने शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक आत्मनिरीक्षण की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि हमें पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सिब्बल के इस बयान के बाद राज्यसभा सांसद और राहुल के करीबी राजीव सावंत ने ये कहते हुए विरोध किया कि कोई भी आत्मनिरीक्षण तब से होना चाहिए जब हम सत्ता में थे। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री रहे सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन का भी रिव्यू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यूपीए 2 में समय पर आत्मनिरीक्षण हो जाता तो 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें नहीं मिलती। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हालांकि यूपीए शासनकाल की बातों के दौरान दखल भी दिया। राहुल के करीबी नेता ने कहा कि पार्टी यूपीए 2 के दौरान से ही मुसीबतें झेल रही है और 2009 से इसे आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए था। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। जैसे ही बैठक आगे बढ़ी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक रणनीति और संगठन की कमजोरियों को दुरुस्त करने की बात कही। बातचीत के दौरान सांसद पीएल पुनिया, रिपुन बोरा और छाया वर्मा ने मांग की कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना महामारी, चीन की आक्रामकता और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह से फेल रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी कांग्रेस की बात लोग सुन नहीं रहे हैं और बीजेपी को समर्थन मिल रहा है।